अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं वंदना चंदेल। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और कोयला घोटाला, साथ ही हेलीकॉप्टर घोटाला और इससे भी कहीं बढ़कर अब किसानों की कर्ज माफी योजना में भी घोटाला। इस बार भी सीएजी की रिपोर्ट ने ही किसानों से धोखाबाजी का पर्दाफाश किया है। आज हम न्यूज लाइन में किसानों के साथ हुई धोखेबाजी को लेकर चर्चा करेंगे और न्यूज लाइन के दूसरे हिस्से में बात होगी प्रतापगढ़ में डीएसपी हत्याकांड में कार्रवाई की, जो महज दिखावा ही लग रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं किसानों के साथ हुए धोखे से। यूपीए 2 और घोटालों के बीच न जाने कैसा रिश्ता सा जुड़ गया है। न जाने कैसा रिश्ता है ये जो रुक रुक कर प्रकट हो ही जाता है। पिछले 2 सालों में बहुत घोटाले हुए, लेकिन इस बार घोटालों के भंवर में किसानों का ही गला घोट दिया गया। दरअसल किसानों की कर्ज माफी वाली सरकारी योजना में भी धोखेबाजी हो गई। किसानों से धोखेबाजी की रिपोर्ट पेश कर कैग ने को राम मचा दिया है। कैग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। घोटाला घोटाला और ना जाने कितना घोटाला। पिछले 2 सालों में यूपीए 2 सरकार के कार्यकाल में बहुत कुछ बदला। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है घोटाला। घोटाले में घिरी केंद्र सरकार एक बार फिर से परेशानियों के भंवर में फंस गई है और इस बार भी कैग की रिपोर्ट ने ही केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं। ये घोटाला इसलिए हैरान परेशान करने वाला है क्योंकि धोखा और घपलेबाजी इस बार किसानों के साथ हुई है। किसानों के साथ हुई घपलेबाजी पर लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और लगातार तीसरे दिन प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। लेकिन ये एक ऐसा प्रकरण है जहां सरकारी खजाने का पैसा बैंक कर्मचारी और अधिकारी लूटते रहे मगर सरकार निगरानी नहीं कर सकी। अपने दिए पैसे पर भी जो सक्रिय मॉनिटरिंग चाहिए थी वो नहीं कर सकी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये कितना गंभीर विषय है, किसानों से संबंधित विषय है, लेकिन ये जो सरकारी खजाने से राहत उसको मिलनी थी वो राहत भी उसे नहीं मिली और बीच के लोग खा गए। इसलिए मैंने कहा कि इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। It is the most unfortunate that after a thorough query, those who were selected, in maximum of the cases, they have not received the financial assistance. And the waiver scheme was not applicable to them. Farmers are fighting with hunger for their livelihood. We should not allow ever, when our attention has been drawn, responsibility whether it is to the government of India or whether it lies with the state governments or with anybody else. वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद को भरोसा दिलाया है कि किसानों की कर्ज माफी योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और सीएजी रिपोर्ट को पीएसी के पास भेजा गया है। पीएसी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की कर्ज माफी योजना के अमल के दौरान हुई भारी गड़बड़ियों का खुलासा किया है। दरअसल 2008 में किसानों के कर्ज माफी की योजना शुरू की गई, जिसके बाद सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए दिए, लेकिन 3.45 करोड़ किसानों को 52,000 करोड़ रुपए ही बांटे गए। यहां तक कि गैर कृषि कर्ज लेने वाले किसानों ने भी फायदा लिया। जांच के बाद पता चला कि 22.32% मामलों में गड़बड़ी हुई है। बैंक में रखे रिकॉर्ड के साथ भी छेड़छाड़ की गई, जबकि घपलेबाजी का शक
बैंक अधिकारियों पर जाता है कि इनके जरिए पैसे निकाले गए। कर्ज माफी योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ तो सूक्ष्म वित्त संस्थानों को भी लाभ पहुंचाया गया। घोटालों के भंवर में फंसी केंद्र सरकार के लिए एक और फजीहत ने मुंह खोल दिया है। लेकिन इस बार किसानों के साथ हुई घपलेबाजी ने सरकार के कैरेक्टर पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हाल ही में आम बजट में किसानों को कर्ज माफी का तोहफा दिया गया था। अगर तोहफे में भी घपलेबाजी हो जाए तो नीति और नीयत दोनों पर ही शक होना लाजमी है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। सरकार जिस तरीके से घोटाले करती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि अब ये यूपीए सरकार का कम से कम ट्रेंड बन गया है कि कोई ऐसा साल ना गुजरे, कोई ऐसा महीना ना गुजरे, कोई ऐसा दिन ना गुजरे जब आपने कोई घोटाला ना किया हो। और इसे लेकर विपक्ष जो है अब इन सबको शायद हजम नहीं कर पा रहा। इसकी एक वजह यह भी है कि 2014 का जो लक्ष्य है वो बहुत नजदीक है, बहुत सामने है, और इसलिए शायद विपक्ष नहीं चाहता कि ऐसी किसी भी गलती को सरकार की बख्श दिया जाए या माफ कर दिया जाए। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए रामशंकर कठरिया जी हैं, बीजेपी से सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 1 न्यूज पर। साथ ही शफीकुर रहमान साहब बीएसपी सांसद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी सांसद रामशंकर जी से करते हैं इस चर्चा की शुरुआत। रामशंकर जी, बहुत कुछ हो रहा है, सरकार जो है अब तो हद कर रही है, ऐसा जनता को लग रहा है, विपक्ष को भी लगता है, लेकिन लगने के बाद भी कुछ हो नहीं पाता। इस मसले पर आपकी क्या राय है? अब कैग ने यह कह दिया कि इन्होंने तो जी किसानों को भी नहीं बख्शा, इन्होंने उनकी कर्ज माफी में भी धांधली कर ली। देखिए, केंद्र की यूपीए सरकार नहीं है, ये तो घोटालों की सरकार है। और हैरानी की बात यह है कि इस देश का किसान, जिसके लिए इन्होंने चुनाव से पहले 2008 में 65,000 करोड़ रुपए केवल चुनाव जीतने के लिए कर्ज माफी की घोषणा की। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस 65,000 करोड़ रुपए में 52,000 करोड़ रुपए इन्होंने बांट दिए, जिसमें लगभग 22-23% गड़बड़ी हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि इस देश के किसान के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी सरकार कर सकती है, और उसमें पूरी तरह से वित्त मंत्रालय दोषी है जी। इस सरकार की गड़बड़ी यह है कि जब घोटाला होता है उसके बाद जांच होती है, जांच के बाद परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है, और पूरी की तरफ घोटाला की जांच होती रहती है। किसान एक तरफ आत्महत्या कर रहा है, दूसरे तरफ यूपीए सरकार किसानों का जो कर्ज माफी का पैसा है वो घोटाले में जा रहा है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए कुछ हो नहीं सकती है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, दुर्भाग्य की बात दूसरी कोई हो ही नहीं सकती जहां सरकार की लूट खसोट करने में व्यस्त हो। क्योंकि कैग ऐसा कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, कैग ऐसा कह रहा है जिसको पूरा अधिकार है ऐसा कहने का, जिसका ऑडिट ये कहता है कि वाकई में ऐसे घोटाले हो रहे हैं, और इस बार किसानों को भी सरकार ने बख्शा नहीं। उन्होंने शायद सरकार नहीं चाहती होगी कि हमने हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है तो भला किसान कैसे बच जाते हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। शफीकुर रहमान साहब, बीएसपी सांसद हैं आप, बहुत कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो भी कुछ कह दें। आप तो बाहर से समर्थन भी दे रही है आपकी पार्टी, क्यों आप ऐसी किसी सरकार को समर्थन देने पर आमादा हैं? क्या मजबूरी है आपकी जो बार बार घोटाले करती है? आप लोग खुद से उसे बुरा भी कहते हैं, लेकिन बुरे को ठीक करने को तैयार नहीं है कोई भी। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये बाहर से समर्थन देना और बात है, लेकिन जहां तक घोटालों का ताल्लुक है जी, ईमानदारी से इस सरकार में जितने घोटाले हुए हैं वो उनकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और ये 65,000 करोड़ रुपया जो किसानों की उनकी मदद के लिए जो दिया गया था, लेकिन बजाय इसके कि उन पर 52,000 रुपया उन पर 52,000 करोड़ रुपया उन पर पहुंचा, लेकिन बाकी रुपया ये बैंक के लोग या सब मिलकर कर्मचारी ये सब खा गए। बहुत अफसोस की बात है। हमारा देश किसानों का देश है, सारे जहां 80% लोग किसानों पर निर्भर हैं, और जब तक हमारा देश उस वक्त तक नहीं चल सकता उसकी ये हालात ठीक, इक्तिसादी हालात ठीक नहीं हो सकते जब तक कि किसान खुशहाल नहीं होगा। आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने आज तक यूपीए सरकार ने इस बात की कभी कोशिश नहीं करी कि भाई ये
किसानों की मदद की जाए, बजाय इसके कि उनके मदद के लिए जो पैसा निकाला गया था और बजाय उनके कर्मचारी खा गए। रहमान साहब तहे दिल से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इस तरीके से सरकार के बारे में जो बखान कर रहे हैं, बहुत सच्चाई भरी बातें हैं, कहीं कोई एक का दो और दो का चार चीजें नहीं नजर आ रही हैं। लेकिन आप मुझे समझाइए ना, ये कौन सी मजबूरी होती है जब आप ऐसी ही सरकार को बाहर से समर्थन देते हैं, जब आपको पता है सरकार खराब है, आपको पता है दिन रात घोटाले हो रहे हैं, आपको लगता है ऐसा इससे खराब कोई सरकार नहीं हो सकती। देखिए, बीएसपी ने, बहन जी ने समर्थन हमेशा इसलिए कि जो ये कम्युनल फोर्सेज हैं वो हावी ना आ जाएं, उनको रोकने की वजह से सरकार को हमेशा। रामशंकर जी, क्या बीजेपी कम्युनल है? क्या एनडीए कम्युनल है? सीधे तौर पर मुझे तो ऐसा लग रहा है रहमान साहब यही कह रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं जी, इसके चक्कर में बीएसपी और सपा के दोनों लोग पता नहीं किस हद तक पार कर जाएंगे जी। ये अपनी सारी सीमाएं तोड़ जाएंगे, आंख बंद कर लेंगे समर्थन देने में, ये आंख भी बंद कर लेंगे, कान भी बंद कर लेंगे, लेकिन समर्थन देते रहेंगे। इन्होंने एक शब्द रट लिया है कि सांप्रदायिकवाद, सांप्रदायिक, बस जी जी। चाहे किसान इस देश का इस सरकार के द्वारा मर रहा हो, चाहे उसका शोषण हो रहा हो, चाहे गरीब मर रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ये आंख बंद करके समर्थन देने को मजबूर हैं, क्योंकि इन दोनों के ऊपर सीबीआई की जांच हो रही है। ये तो केवल बहाना है कि हम सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, इनकी मजबूरी है। ये सीबीआई की जो लटक जाती है तलवार, तो ये समर्थन चुपचाप दे देते हैं, सरकार को बचाते हैं, पूरा देश जानता है। जी रामशंकर जी, तो जो रहमान साहब कह रहे हैं कि सरकार खराब काम कर रही है, घोटाले हो रही है, क्या वो मतलब ये क्या बस संतुष्टि के लिए कह रहे हैं, तसल्ली के लिए, लोगों को दिखाने के लिए? ये जनता जानती है कि ये बोलते क्या है टीवी पर और संसद में करते क्या है। इस सरकार के सारे घोटालों को समर्थन यही करते हैं, नहीं तो ये सरकार लुंज पुंज सरकार गिर जाती। अब तक इतने घोटालों की सरकार को चलाने वाले लोग कौन है, ये सब पूरा देश की जनता जानती है कि आखिर में सपा और बसपा के जो है सांसद समर्थन देते हैं, तब ये सरकार बची हुई है। और ये किसान महंगाई से पूरा देश मर रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आत्महत्या किसान कर रहे हैं, गरीब मर रहा है, सब प्रकार की जो है पूरा देश तंग है। और ये दोनों लोग समर्थन देते हैं। आप मुझे माफ कीजिएगा अगर सरकार को बचाते हैं। जी जी, मेरी बात अगर आपको पसंद नहीं आए, लेकिन प्लीज आप हमें समझाएं, प्लीज इस देश की जनता को समझाएं कि आप लोग जिस सरकार की मजम्मत कर रहे हैं उसी सरकार को समर्थन देते हैं, ये कैसी मजबूरी है? आपको किसानों से हमदर्दी नहीं है? आपको नहीं लगता कि ये सरकार कितने लोगों का पैसा खा गई? देखिए, अगर हमें किसानों की हमदर्दी नहीं होती जी, तो हम मायावती का जो दौर था उस वक्त, उन्होंने जो किसानों के साथ हमदर्दी की, वो इससे साफ जाहिर है कि बीएसपी किसानों की हमदर्द है और बीएसपी ने हमेशा किसानों की हमदर्दी की है। लेकिन जब एनडीए की सरकार थी तो उस वक्त किसानों के साथ क्या हुआ, किसानों को कितनी परेशानी हुई, किसानों की कितनी हत्याएं हुई, उस वक्त सारा रिकॉर्ड मौजूद है। आज ये कहकर कि साहब वो इनको उसको बाहर से ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट जो है ये तो बहरहाल एक दूसरा मसला है। इस वक्त चूंकि बीजेपी चाहती है कि भाई ये सब लोग हम किसी सूरत से पावर में आ जाएं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता किसी भी कीमत पर बहरहाल इन फोर्सेस को, बीजेपी को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो मोदी को लाने की, प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश करें, लेकिन हिंदुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जी जी, बल्कि मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी, सेकुलर ताकतें जितनी भी हैं, वो इस बात को कभी पसंद नहीं करती और वो हमेशा चाहती हैं कि हिंदुस्तान में सेकुलर ताकतें बरसर इख्तिदार रहे। ये बातें वाकई में सुनने में भी बहुत खूबसूरत है और मुझे यकीन है बोलने में भी बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये अब तक समझना मुश्किल है। हिंदुस्तान की जनता तो हमेशा इस पसोपेश में रहती है कि इस देश में राजनीति इतनी ज्यादा होने लगी है, हर मसले पर होने लगी है कि उनके साथ धोखाधड़ी भी होती है, मजबूरन वो उन्हीं राजनेताओं को चुनते भी है। एक दूसरे का फायदा उठाने के लिए दल अपने समीकरण जोड़ते, बनाते और घटाते रहते हैं, लेकिन हाथ किसी के कुछ लगता नहीं। फिलहाल हमारे साथ फजल इमाम मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बतौर विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फजल साहब, कैग ने अब ये कह दिया कि जी किसानों को भी नहीं बख्शा है,
किसानों को जो कर्ज माफी दी, कर्ज माफी ये कहकर दी थी कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हालात बहुत बेकार हो गए, देश का जो कहते हैं कि आधे से ज्यादा जो आबादी है वो इसी से जुड़ी हुई है, उनका रोजगार है ये। आपने वहां भी इन्हें नहीं बख्शा। कर्ज माफी के ऊपर आप इनिशिएटिव ले गए, आपकी सरकार सत्ता में आ गई, आपको सिंहासन मिल गया, आप केंद्र में आ गए, लेकिन आपने उसमें भी धोखा कर दिया। वंदना जी, सबसे पहले तो मैं बर्क साहब और आपके दूसरे जो सम्मानित भाजपा के सदस्य उनके बारे में बात करूंगा। बर्क साहब की बात सुन रहा था मैं, वो एक बार एक चीज की बात जिक्र कर रहे थे कि सांप्रदायिक ताकतें आ जाएंगी जी। सांप्रदायिक ताकतों के साथ उन्होंने भी गठबंधन किया, मायावती जी ने भी सरकार में शामिल थी, बिल्कुल। एक बार नहीं कई बार वो साथ। उस वक्त सांप्रदायिक ताकत कहाँ चली गई थी? मेरा एक सवाल बर्क साहब से सीधा ये। दूसरी बात, वो सांप्रदायिक ताकतों के साथ लेकर कब तक डराते रहेंगे लोगों को? जी। इस देश का अधिकांश बहुसंख्यक, ठीक है कुछ लोग हैं जरूर उस विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन इस देश का बहुसंख्यक एक बड़ी तादाद में सेक्युलर विचारधारा का है, और वो जब तक रहेगा इस देश को कोई नरेंद्र मोदी या किसी से कोई खतरा नहीं है। पहली बात। रही किसानों की बात, वो भाजपा के जो सदस्य महोदय हैं उन्होंने भी बहुत लंबी चौड़ी बात कही कि किसानों का हित, और वो गुजरात में भी किसानों की बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की है। इसलिए किसी का दामन, किसी भी राजनीतिक दल का दामन इस मामले में पाक साफ नहीं है कि हम वो अच्छे हैं और वो बुरे हैं। लोग उस पे यूपीए सरकार, चूंकि आज वो कैग ने रिपोर्ट दे दी इसलिए आपने अचानक उस पे हमला बोला। आज पिछले 3 सालों में किसानों के मसले को लेकर कितने बार सदन में विपक्ष ने आवाज उठाई है? मुझे तो नहीं लगता है कि कभी गंभीरता से किसानों के मसले को लेकर इन लोगों ने आवाज उठाई। वाजिब सवाल है। रामशंकर जी, कितनी बार आप लोगों ने ये मसला उठाया? गुजरात में भी तो ऐसा होता है कि किसान आत्महत्या करते हैं, ऐसा तो मध्य प्रदेश में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, कहां नहीं होता है? आप लोगों ने इससे पहले क्यों नहीं सोचा कि सरकार क्या कर रही है, कैसे आपके अपने स्टेट्स में ये सब चीजें बहुत रिफाइंड वे में हो, बड़ा शुद्ध इनका रूप सामने आए? क्यों नहीं आप लोगों ने अपने स्टेट में इसको लेकर इनिशिएटिव लिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव किसानों के बारे में हमेशा हितैषी रही है जी। देखिए, इस समय किसानों के सामने बड़ी समस्या ये है कि इस यूपीए की सरकार में सबसे ज्यादा महंगा लगातार डीजल हो रहा है, लगातार खाद हो रही है, लगातार जो है सिंचाई की समस्या हो रही है जी। ये सब प्रकार से यूपीए की सरकार किसान विरोधी सिद्ध हुई है। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं कि गुजरात और मध्य प्रदेश में, लेकिन आप महाराष्ट्र की तरफ जाइए, गुजरात में या मध्य प्रदेश में हो रही है तो वो कोई सरकार के कारण नहीं हो रहा है। ये उसके आप आंकड़े देखेंगे गुजरात और मध्य प्रदेश के, तो इस प्रकार की घटना नहीं है। आप जहां पर सरकार की जो नीतियां हैं, लगातार जो महंगाई बढ़ रही है जी, आप डीएपी की खाद है, यूरिया खाद है, सिंचाई के साधन है, बिजली है, लगातार शंकर साहब ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर आपके स्टेट्स में आत्महत्या होती है तो महंगाई की वजह से, और अगर उनके यहाँ हो जाए तो उनकी योजनाओं की वजह से। नहीं, किसान लगातार किसान इससे हो रहा है, इससे परेशान है किसान। फजल साहब शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। शंकर जी, आपने किसानों के मसले को कभी गंभीरता से उस तरह सदन में नहीं उठाया। सदन चल नहीं रही है, और किसानों के मसलों को आप जिस मसलों को उठा सकते हैं वहां सदन नहीं चल रहा, तो आप सदन को चलाइए और किसानों को गंभीरता से उठाइए। जैसा फजल जी आपने कहा, ये मसले कभी क्यों नहीं उठाए गए, क्यों इनिशिएटिव नहीं लिया गया? शंकर साहब आपसे भी मैं पूछूंगी, और रहमान साहब आप भी मुझे बताइएगा कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है बीएसपी की? एफडीआई के टाइम में हम लोगों ने देखा कैसे सपा और बीएसपी दोनों जो है वो एक्सपोज हो गए, कैसे आप लोगों ने पाला पलट दिया। बिल्कुल मिनटों में, शायद सेकंड्स भी नहीं लगे, मिनट तो मैंने बहुत ज्यादा कह दिए हैं, सारा गेम चेंज हो गया। आप तब भी उस सरकार की बुराई कर रहे हैं, तब भी उसी सरकार को समर्थन देते हैं। ये आप हमें एक ब्रेक के बाद जरूर समझाइएगा। छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए।
3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का एसकी, जेड और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। नाड़ी योग मशीन, ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है, साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 011 3051 9000। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और न्यूज लाइन में आज हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के साथ कांग्रेस के धोखे की। ये कहा किसने? ये कहा कैग ने। और कैग जब कुछ कहता है तो उसके बहुत से मायने होते हैं, उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चन या आर्गुमेंटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकायदा एक ऑडिट है। ऑडिट ये कहता है कि अनुमानतः जो सरकार ने अपनी स्कीम लॉन्च की, उस स्कीम में भी धोखाधड़ी है। किसानों को कर्ज माफ करने की बात तो कही थी, लेकिन असल में वहां पर भी धांधली है। किसानों के साथ हुई घपलेबाजी को लेकर जेडीयू सांसद शाबिर अली से खास बातचीत की चैनल 1 न्यूज संवाददाता आशिफ इकबाल ने। लगता है केंद्र सरकार के पीछे घोटालों का भूत पड़ गया है, जो कभी छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। केंद्र सरकार चाहता है कि एक घोटाले को छोड़कर आगे बढ़ा जाए, लेकिन फिर घोटालों का भूत उन्हें फिर से पकड़ लेता है। आखिर इन तमाम मसलों पर क्या है आम लोगों की राय, क्या है आम जनता की राय, और साथ ही नेता क्या सोचते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं वो क्या सोच रहे हैं कि आखिर ये केंद्र सरकार क्या काम कर रही है। क्योंकि अभी ताजा मामला आया है, किसान के कर्ज की माफी में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद शाबिर अली जी हैं। हम सीधे इनसे पूछते हैं और जानते हैं कि आखिर
कैसा केंद्र सरकार? देखिए, मैं समझता हूं कि यूपीए 2 ऐसी सरकार रही कि आजादी के बाद मैं समझता हूं जितना घोटाला हुआ होगा उससे कई गुना ज्यादा कि सिर्फ इस रिजिम में। इसकी वजह यह है कि इनकी पकड़ ब्यूरोक्रेट्स पे नहीं है, इनके पकड़ अपने लोगों पर नहीं है, अपने मंत्रियों पे नहीं है, और प्रधानमंत्री की जो कमजोरी बार बार हम लोग कहते रहे वो सामने परत दर परत खुलती आ रही है। और उसी का एक ये और भी परिणाम है ये तो। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में सरकार को और सरकार जिस तरह काम की है, बेलगामी से की है, उसको ऐसा लगता है कि आने वाले सामने जो दिन है ये जितना लूट लें शायद हमको लौटने में बहुत वक्त लगेगा। जो कर्ज माफी का जो मामला था जिस वक्त हुआ था उस वक्त भी अंदेशा जताया था कि ये सरकार सिर्फ दिखाने के लिए दे रही है, दिखाएगी किसान को और जाएगी इनके पॉकेट में। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट नहीं चल पा रहा, जिस तरह दोनों सदन वॉकआउट हो रहे हैं, तमाम लोग चाहते हैं कि सदन चले लेकिन सदन नहीं चल पा रहा, इससे क्या लगता है कि जो आम लोग जो जुड़े हुए हैं, जो तमाम सोचते हैं कि बहुत सारे बिल हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट हैं जो इस समय पास होने वाले हैं, बजट पे चर्चा होनी है, रेल बजट पे चर्चा होनी है, लेकिन अगर सेशन नहीं चलता इसके लिए दोषी कौन? नहीं, देखिए, आज तो पहला हम लोग ने बात की, लेकिन आज हमारा क्वेश्चन आवर चला, बात की भी चर्चा हुई, लेकिन सदन दोनों काम की सदन चलना चाहिए। इस देश का काम भी हो, साथ साथ अगर तरह का इतना बड़ा घोटाला हो और सदन में देख के मुख्य दर्शक बैठे हुए हैं तो ये हमारे जिम्मेदारी से इसकी शमूलियत है कि वो भी हम बात रखें, और उसके लिए सदन अगर थोड़ी बात की है तो मैं समझता इसकी जिम्मेदार सरकार पे जाती है। आप लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, चर्चा से बातचीत? बिल्कुल, आज सदन में चर्चा की बात की गई। मैं समझता हूँ कि आज सदन हुआ, उन्होंने आश्वासन दिया। अगर सरकार की तरफ कोई भी ठोस आश्वासन आता है तो विपक्ष बात को मानती है और चर्चा कराती है, लेकिन चर्चा कराने के बाद जो उपाय का जो रास्ता बताया जाता है सरकार उस पर भी अमल नहीं करती है। दुख की बात, पीड़ा की बात यह है। बिल्कुल, साबिर साहब कह कि हम जो उपाय बताते हैं, हम जो रास्ते बताते हैं, उस पर भी चलने को केंद्र सरकार तैयार नहीं है। केंद्र सरकार के तमाम कार्यकलापों का नियंत्रण किसका है? आखिर कैसे ये तमाम हो रही हैं? तमाम सवालों का जवाब आम लोग पूछ रहे हैं, आम नेता पूछ रहे हैं, और सरकार है कि सिर्फ इतना ही कहती है, खामोश। कैमरामैन डीके के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1, दिल्ली। शाबिर अली साहब का आपने सुना, जेडीयू से सांसद हैं और बहुत बेहतर, बहुत आसान से लफ्जों में उन्होंने ये कह दिया कि भाई कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो अच्छा करना चाहिए। सरकार जो कर रही है बिल्कुल पीड़ादायक है, लेकिन क्या जो सरकार में नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो पीड़ादायक है या नहीं है, ये तमाम मसले हैं। फिलहाल रामशंकर जी, आप लगातार इस तरीके के मसलों से दो चार होते हैं, संसद में बड़ा हंगामा भी हुआ, बड़ी नाराजगी सब लोगों ने दिखा दी, तो क्या अब आगे क्या कार्रवाई नहीं चलने देंगे? आप लोग नहीं चाहते कार्रवाई चले संसद की? नहीं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की भूमिका है वो हमेशा ये मत रहा है कि जो है पार्लियामेंट चले, और आज पूरे दिन पार्लियामेंट चली, विधिवत रूप से चली और कल भी चलेगी। लेकिन तो ऐसे ही चलेगी? हो हंगामे के बीच सबको शांत कराती हुई स्पीकर, कुछ ऐसा ही नजर आएगा? नहीं, देखिए, जो मुद्दे हैं, इतने मुद्दे हों जिसमें किसानों का हक खा लिया हो तो वो आवाज तो उठनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि पार्लियामेंट नहीं चले, ये चल रही है, लेकिन ये मुद्दे उठाए नहीं जाए, उसकी आवाज संसद में नहीं गूंजे तो फिर क्या होगा? हम लोगों को क्या औचित्य है वहां जाने का? नहीं तो फिर आप क्या चाहते हैं? ऐसे तो काम बनेगा नहीं। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, और जो दोषी हैं पूरी तरह से, वित्त मंत्रालय इसमें दोषी है, बैंक के अधिकारी इसमें दोषी हैं, जो लोग दोषी हैं। नहीं तो इसका मतलब आपको पूरा भरोसा है सीबीआई पे? क्योंकि अक्सर तो बीजेपी वाले यही कहते नजर आते हैं कि सीबीआई है क्या, सरकार की कठपुतली है, तो इससे जांच ही करा लोगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, जो भी हो, लेकिन कम से कम देश के सामने कुछ तो चित्र आए। जिन बैंक के अधिकारियों ने, जिस वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इसमें गड़बड़ी की है, लाखों लोग जिनको इसका लाभ नहीं लेना चाहिए था, जो कर्ज माफी में नहीं आते थे, ऐसे लाखों लोगों को कर्ज माफी दी गई और ऐसे लोगों को वंचित किया गया जो कर्ज माफी लायक थे। इसलिए इससे बड़ा और अपराध कुछ नहीं हो सकता है, और इसलिए इसमें सीबीआई जांच हो और जो दोषी हैं वो निश्चित रूप से उनको सजा मिले। मैं मानता हूं कि सरकार बहुत कमजोर है। ये आपका ओपिनियन है। रहमान साहब, आपको भी लगता है इस मसले की जांच होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जांच होनी चाहिए। बगैर जांच के इसके अलावा कोई हल भी नहीं है उसका, और जांच होगी तभी कोई सच्चाई सामने आएगी, और
पार्लियामेंट के अंदर जब तक कि हम कोई आवाज नहीं उठाएंगे जी। और जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं जो सच बात के लिए अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे उस वक्त तक बहरहाल जो चीजें बुराइयां हैं जो यूपीए सेकंड ये घोटालों की एक सरकार बन चुकी है इसके घोटालों का चेहरा जब तक बेनकाब नहीं हो सकता। बिल्कुल बेनकाब होने की जरूरत है, इसलिए जांच होनी चाहिए और आप लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। देखते हैं सरकार ऐसी कोशिश को कामयाब होने देती है या नहीं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन अपने होनहार गेस्ट के इसी पैनल के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस बार बात करेंगे यूपी सरकार की, जहां सूबे के मुखिया मरहम लगाते लगाते नहीं थक रहे, लेकिन कार्रवाई की बात अब तक उन्होंने की नहीं। क्या हुआ डीएसपी की हत्या के मामले में, या मौत कहिए उसे, साजिशन थी या गैर साजिशन थी, ये इंसिडेंट था या एक्सीडेंट था, अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन मरहम के बाद क्या कार्रवाई होगी, क्या जांच होगी, इस पर वो क्या कर रहे हैं, इसे लेकर करेंगे और ज्यादा बातचीत। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, टीवी पर हो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति देश में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में, 2005 से आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है।
प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। नाड़ी योग मशीन, ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है, साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 011-3051-900। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। मुआवजा बहुत हुआ, कार्रवाई कब करोगे? अब ये देश, उत्तर प्रदेश की जनता, हर एक को यही कह रहा है सूबे की सरकार से। जी हां, अखिलेश यादव से ये गुहार लगाई जा रही है कि कम से कम अब तो आप न्याय की बात कीजिए, अब तो कुछ करके दिखाइए। हर बार हर हादसे के बाद आप मरहम लगाने के लिए कुछ ऐलान कर देते हैं, लेकिन वो नाकाफी है। वो यकीनन नाकाफी है उन लोगों के लिए जिनसे किसी हादसे में उनका कोई अपना छिन जाता है, ठीक वैसे जैसे हाल ही में प्रतापगढ़ के कुंडा जिले में हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डीएसपी हत्याकांड को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से घटनास्थल से भागे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अब तक जो भी हुआ वो दिखावा सा लगता है। चैनल 1 न्यूज का सवाल है कि आखिरकार कब असल मायने में कार्रवाई होगी। अच्छे की रक्षा, बुरे का विनाश, ये नारा उत्तर प्रदेश पुलिस का है। 2 मार्च 2013 प्रतापगढ़ के कुंडा में तैनात डीएसपी जियाउल हक फर्ज की खातिर बलीपुर गांव पहुंचे, जहां वो ग्राम प्रधान और उसके भाई की हत्या के मामले की तफ्तीश कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे तकरीबन 20 पुलिसकर्मी की हिम्मत चकराकर टूट जाएगी और वो अकेले पड़ जाएंगे। एक शख्स जिसने फर्ज की खातिर जान दे दी और एक वो जिनका फर्ज था डीएसपी के साथ रहना। वो भाग खड़े हुए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ सस्पेंशन। सवाल ये कि फर्ज से दगा करने के लिए सख्त सजा कब मिलेगी? इशारा बर्खास्त की ओर। वो खौफनाक मंजर जिसे सुनकर कलेजा चाक हो जाता है। प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक की हत्या के बाद विधवा हुई परवीन आजाद की आंखों से बहे एक एक आंसू अब तक इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार गुनाहगारों पर मेहरबानी क्यों? कहीं इसलिए तो नहीं कि कोई खासम खास है और कुछ लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। अरे अखिलेश बाबू, मुआवजा और भरोसा बहुत हुआ, पीड़ितों के घर पहुंचकर दुख दर्द बांटना बहुत हुआ। अब तो हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिरकार असल मायने में कार्रवाई कब होगी? डीएसपी ताउम्र ड्यूटी बजाते बजाते शहीद हो गए, लेकिन जिन्होंने वर्दी को ही दागदार कर दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कब होगी? न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो कब होगी कार्रवाई, ये हर कोई पूछ रहा है। क्या मुआवजे के ऐलान से, क्या नौकरी दे देने से बात खत्म हो जाती है, मामला दब जाता है? आप कब रिएक्ट करेंगे, कब जागेगी आपकी सरकार? क्यों नहीं आप कुछ कहते? ये इस वक्त सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश इस पर कुछ जवाब दें, कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को संतुष्टि मिले, और वो तभी होगी जब सही न्याय होगा, इंसाफ होगा, सच सामने आएगा। हमारे साथ इस दौरान चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद हैं फजल इमाम मलिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमें बताएंगे कि आखिरकार ऐसा सिनेरियो जब किसी प्रदेश में दिखता है तो उसका भविष्य और उसका वर्तमान किस तरफ इशारा कर रहा है। और साथ ही हमारे साथ हैं रामशंकर कठरिया जी, बीजेपी के सांसद हैं, उनसे भी पूछेंगे। शफीकुर रहमान साहब हैं, बीएसपी सांसद हैं। रहमान साहब, सबसे पहले आपसे ही मैं पूछ लेती हूँ, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? पहले आपकी सरकार थी तो भी ऐसी चीजें सुनने को मिलती थी, लेकिन अब तो अखिलेश जी ये कह रहे थे कि चलो बीएसपी गए, एसपी आई, हम सब क्लीन कर देंगे, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर हो, शांति व्यवस्था हो, मुद्दा हो, मसला हो, हम सब कुछ करेंगे। संतुष्ट हैं आप इस बार की सरकार की कार्रवाई से या नहीं? देखिए, इस वक्त जितना संगीन वाकया जियाउल हक का हुआ है और जिस बेदर्दी के साथ उनको मारा गया है, जंगल राज का ये पता देता है गुंडागर्दी की इसमें इंतहा हो गई। और इनके साथ तो लोग जो 20 कर्मचारी जो आए थे सब मैदान छोड़कर भाग गए, उनके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल, और ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है, जिसमें राजा भैया का पूरा हाथ है इसमें।
तो ये प्लानिंग राजा भैया की ऐसा आपको इसके लग रहा है? बावजूद जी और इसके बावजूद आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, न उनके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है। अब ये बीएस ये कह दिया कि साहब हम सीबीआई की इंक्वायरी कराएंगे। अरे इंक्वायरी तो होती रहेगी, उनके खिलाफ पहले गिरफ्तारी कराइए, उनको जेल भेजिए, उसके बाद में इंसाफ दिलाइए। और जिन्होंने जो कर्मचारी मैदान छोड़कर भाग गए तो वो भी उन कातिलों से उनकी हैसियत कम नहीं है, वो भी उसी दर्जे में आते हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा कि अपराध के हिसाब से देखें तो मेरा- ऐसा लगता है उनकी कई बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने भी साथ नहीं दिया, अपने अधिकारी का, अपने अफसर का साथ नहीं दिया। शंकर साहब, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है सरकार वाकई में ऐसी तो चीजों को इस लेकर वक्त बड़ी? देखिए मेरी इसमें मांग ये है कि इस गुंडा राज को खत्म करने के लिए अब अखिलेश की गवर्नमेंट में तो ये दम नहीं है कि गुंडा राज ये कम हो जाए। गुंडा राज रोजाना बढ़ रहा है, रोजाना वारदातें बढ़ रही हैं, जुल्म हो रहा है। तो इसे तो लिहाजा खत्म कौन कर हमारी सकता मांग है? ये है कि इसे राष्ट्रपति या तो वो इस्तीफा दे इससे, अगर हिम्मत हो तो, और नहीं तो फिर इस यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि सिफारिश करके इसकी और या राष्ट्रपति राज कायम करा दे। जी, फिलहाल शंकर साहब, आपको लग रहा है ये काफी है जो सस्पेंशन के ऑर्डर है, ये बहुत है? एक डीएसपी रैंक का अधिकारी होता है, उसकी मौके पर मौत हो जाती है, वो हत्या थी, प्लांट था, नहीं था, ये अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन साथी भाग जाते हैं। ये तो सब लीपा पोती हो रही है, इसमें कुछ भी नहीं। तो कुछ अपनों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जी। राजा भैया को बचाने की कोशिश की जा रही है, अपनों को बचाने की कोशिश की जा रही है। रहमान साहब, मैं आपसे भी पूछूंगी। फिलहाल शंकर साहब, आप मुझे बताएं, क्या लग रहा है आपको वर्तमान सरकार के रवैये पर? कुछ भगोड़े लोगों के ऊपर सस्पेंशन का ऑर्डर दे देने से बात खत्म हो जाती है, सीबीआई जांच का ऐलान करने से बात खत्म हो जाती है, 20-20 लाख के मुआवजा देने से, डीएसपी की नौकरी देने से, भाई को नौकरी देने से बात खत्म हो जाती है? शंकर साहब, आप सुन रहे हैं हमें? तो शायद शंकर साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फजल साहब हमारे साथ हैं। फजल साहब, आपने सुना, खुद शफीकुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि क्लीन होनी चाहिए, ऐसी सरकार होना ही नहीं चाहिए, इसका तो पत्ता साफ होना चाहिए, सेंटर दखल दे, काफी है, ऐसा ही होता रहे तो चलता रहेगा। नहीं, बर्क साहब ने चूंकि उनकी राजनीति एक बसपा से है, वो बहुजन समाज पार्टी से उनकी एक राजनीतिक विचारधारा और समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में इन दोनों के बीच जो एक प्रतिद्वंद्विता है, इसकी एक बड़ी वजह है। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों को अब ये सोचना होगा और आकलन करना होगा, सारे राजनीतिक दलों को, कि हम किस तरह के लोगों को अपने अपने दलों में जगह दे रहे हैं। इस पे गंभीरता से विचार करना होगा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सारे दलों में इस तरह के तत्व मौजूद हैं जिसकी वजह से राजनीति में अपराधियों और दागियों का एक अड्डा बनता जा रहा है। कोई दल आज इससे अछूता नहीं। अब बर्क साहब सिर्फ ये कह दें कि चलिए ठीक है, ये राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये किसी समस्या का हल नहीं। कल कोई मायावती जी अगर आएंगी तो उनके दल में भी इसी तरह के लोग कम नहीं थे। उन्होंने ठीक है कुछ काम किए, कुछ लोगों को जेल के अंदर भेजा, लेकिन इस तरह के लोग आगे और पीछे बराबर रहते हैं। राजनीतिक दलों का एक चरित्र आज इसी तरह का हो गया, इसको बदलना होगा। हम लोग जब पिछली बार ये यहाँ जब बलात्कार की घटनाओं पर आप वंदना जी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने बार बार इस बात का जिक्र किया था कि इन तमाम राजनीतिक दलों को अपने उनकी इच्छा शक्ति और नीयत पर सवाल मैंने उठाया था और कहा था कि उनको अपने अंदर जो इस तरह के लोग हैं इसके खिलाफ पहले कार्रवाई करनी चाहिए, उनको दल से बाहर करना चाहिए और साथ ही साथ ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए ताकि इस तरह के लोग चुनाव लड़के बिल्कुल बहुत जरूरी है। रामशंकर साहब, आपको लगता है कि इस वक्त जो भी हुआ, प्रतापगढ़ कुंडा में जो भी हादसा हुआ, डीएसपी की मौत हो जाती है, 4-5 लोगों को आप सस्पेंशन का ऑर्डर दे देते हैं, उनके साथ उनके गनर मौजूद थे, उनकी पूरी टीम मौजूद थी, काफी है, सस्पेंशन काफी है, सस्पेंशन खत्म होगा, वो लोग फिर ऑन ड्यूटी होंगे, उसके बाद क्या, कैसे न्याय मिलेगा? ये काफी है या नहीं है आपकी नजर में? देखिए, ये कोई सजा नहीं दी गई है। मेरा मानना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार थी तब भी ये जंगल राज था। उत्तर प्रदेश की जनता ने बसपा से मुक्ति के लिए सपा को चुना। लेकिन आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है, मैं समझता हूं कि लोगों का विश्वास इस सरकार से खत्म हो चुका है। लोग ये महसूस करने लगे हैं कि 2014 के चुनाव के बाद इस उत्तर प्रदेश का क्या होगा। लोगों का ये मानना है कि 2014 तक की स्थिति में तो ये है और 2014 के बाद स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। मैं समझता हूं कि एक अधिकारी की जिस प्रकार से हत्या हुई है,
इसमें सरकार ने अभी तक जो मुख्य दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि सरकार की बहुत बड़ी जो असफलता है। रमाशंकर जी, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों को इस पे विचार करना चाहिए या नहीं? आपके यहाँ मध्य प्रदेश में भी हर ईमानदार आदमी, हर ईमानदार अधिकारी इस तरह के हिंसा का शिकार हो रहा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, या उत्तर प्रदेश हो, या दिल्ली हो, या किसी और सूबे में, या महाराष्ट्र हो। हर ईमानदार आदमी हिंसा का शिकार हो जाता है, उसका संरक्षण राजनीतिक दल कर रहे हैं। पहले राजनीतिक दलों को भी आकलन करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले साल इस तरह की घटना घटी थी। एक आईपीएस अधिकारी वहां मारा गया था। बिल्कुल। देखिए, विषय ये नहीं है जिसको आप जोड़ रहे हैं ये कहकर नहीं, विषय शंकर जी विषय तो यही है, विषय तो यही है कि क्यों शह दी जाती है, क्यों संरक्षण है, क्यों आपकी तरफ से पनाह है, क्यों राजनीतिक दल इस चीज को लेकर उतने सेंसिटिव नहीं हो रहे जितना उन्हें होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए इसमें, और इस बारे में कोई भी दल में समझता हूं कि इस तरह का नहीं सोचता होगा, लेकिन जब किसी प्रकार की कोई घटना इतनी बड़ी घट गई है तो उसके बाद सरकार को जो ठोस कदम उठाने चाहिए थे वो ठोस कदम नहीं उठाए। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता में भय का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इतना एक डीएसपी स्तर का शंकर जी ये कह रहे हैं कि सपा में जंगल राज नहीं है, जंगल राज तो बसपा में भी था। जंगल राज तो तब भी था जब मायावती जी थी, तब भी ऐसे इंसिडेंट होते थे। आज जनता अगर जंगल राज बसपा के दौर में होता तो आज जनता उनको याद नहीं करती। आज जनता उनको बसपा बहन मायावती को याद कर रही है कि उनका दौर बहुत अच्छा था। ये कहना गलत है। ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कोई बात हुई तो उस पर फौरन सजा दी। रहमान साहब ये खुशफहमी तो नहीं है, क्योंकि ये खुशफहमी तो नहीं है कि लोग मायावती को याद करें। फजल साहब क्या कहेंगे, वाकई में लोग याद करें मायावती को? खुशफहमी नहीं है, आम जनता में इस बात की चर्चा है जी कि इन हालात को देखते हुए कि मायावती की सरकार इससे बहुत ज्यादा बेहतर थी। में क्या हुआ था सबको पता है, पूरे प्रदेश की जनता को पता है। कभी कमजोर नहीं होने दिया। शंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। खिलाफ कार्रवाई की। पूरे प्रदेश की जनता को पता है कि बसपा में किस प्रकार का जंगल राज था। प्रदेश की जनता ने ऊब करके समाजवादी पार्टी में विश्वास किया, अब समाजवादी पार्टी ने भी जनता के साथ विश्वासघात किया है। अच्छा, ये जान रहे, ये कहना बिल्कुल गलत है कि बहुजन समाज पार्टी में जंगल राज था। अगर मतलब ये कि आज ये वरना जनता ये नहीं कहती कि वो राज बेहतर था। कौन कह रहा है? तो आप ही कह रहे हैं ना, जनता कहाँ कह रही है? नहीं कहती। रमाशंकर जी और बर्ग साहब से मेरा एक बहुत साधारण सा सवाल है। जाके सुनिए, घर में बैठ कर पता नहीं चलेगा। देहात में, शहर में लोगों के जाके होटलों में कोई नहीं कह रहा है, जनता वो आप ही कह रहे हैं। घूमिए, हर आदमी ये कह रहा है कि समझ में आ चुका है कि किस प्रकार की सरकार रही। बर्ग साहब आज एक अजीजुल हक मारे जाते हैं, आप आवाज उठाते हैं। उनके खिलाफ कौन लोग हैं आप जानते हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में मारे गए, वो एक ईमानदार आदमी था। महाराष्ट्र में एक अधिकारी को जिंदा जला दिया गया। इन लोगों की गिरफ्तारियां हुई या नहीं, इस पर कभी आपने सदन में बात की, संसद में इस मुद्दे को उठाया? वो कोई भी हो किसी के, लेकिन मंजूनाथ मारे गए, सत्येंद्र दुबे मारे गए, इनके गुना इंसान के खिलाफ। लेकिन जो अधिकारी मारे गए उनके अपराधी आज भी, जो अधिकारी मारे गए उनके अपराधी आज भी खुले घूम रहे हैं। आप जब हादसा हो जाता है तब आवाज उठाते हैं कि ये जंगल राज है और मेरा राज उससे बेहतर था और उससे पहले और बेहतर था। लेकिन आज गिरफ्तार हो रहे हैं न उससे पहले गिरफ्तार हुए, तो क्यों ऐसा हो क्यों रहा नहीं हो रहा? यही हमारा आप लोगों से सवाल है ना। बीजेपी भी एक बड़ी मजबूत पार्टी है, बसपा एक बड़ी मजबूत पार्टी है। आप तमाम लोग वो हैसियत रखते हैं कि अगर कहीं कोई क्राइम हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, तो आपके एक इशारे पर क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? आपके सिर्फ ये कह देने से कि इस मामले को सीरियस से देखेगा, इसे अच्छे से देखेगा, इसे डील कीजिएगा, क्या कार्रवाई नहीं होगी? क्यों नहीं होती? क्यों ऐसी इच्छा शक्ति नहीं है आप लोगों में? चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र। नहीं, मध्य प्रदेश में जो घटना घटित हुई थी उसमें दोषी गिरफ्तार हुए हैं। जिनके हाथ में बागडोर होती है, कार्रवाई तो वो करते हैं और वो करते नहीं कार्रवाई जी। नहीं, अच्छा शंकर जी, आपने भी ये कहा कि लोग शायद बसपा से उब गए थे तो सपा को ले आए, अब सपा से भी उब गए हैं। ऐसा नहीं है कि कल बीजेपी आ जाएगी तो उससे भी उब जाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि आपके शासन में भी यही होने वाला है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उत्तर प्रदेश में
हमारे माननीय कल्याण सिंह जी रहे, माननीय राजनाथ सिंह जी रहे, पूरा जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार का था। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। बिहार में आपकी सरकार है, वहाँ भी लोग मारे जा रहे हैं। के दौर में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद को तोड़वा दिया। नहीं और उनको एक दिन की सजा दी। रहमान ये कहाँ से बाबरी मस्जिद आ गई है? ये नहीं, रहमान साहब ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। रमाशंकर जी, बिहार में भी लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ जेडीयू के साथ आपकी सरकार है और दिन दहाड़े मारा जाता है। पटना में दिन दहाड़े आग और पूरा प्रशासन देखता रहता है, पूरे लोग आतंक का माहौल पैदा करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई घटना घटती है, उस घटना के बाद दोषी गिरफ्तार होता है। कोई दोषी गिरफ्तार नहीं हुआ। गिरफ्तार हुआ है, मध्य प्रदेश में भी गिरफ्तार हुआ। फारबिसगंज की घटना बता देते हैं, औरंगाबाद की घटना, बिहार में भी इस तरह की घटनाएं होती है और वहां भी आपका एक तरह से गुंडा राज, आपकी सरकार है वहां। इसलिए हर सरकारों पर दामन पे, मुझे एक शेर याद आता है आपके लिए कि दामन पे नहीं छीटे न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। सारे राजनीतिक दलों की स्थिति आज ऐसी है कि वो कत्ल भी कर देते हैं और खुद को पता दे। और हमारा शेर, हमारा शेर भी सुन लीजिएगा। हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो खत भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। चर्चा हो रही है, उसी की चर्चा हो रही है बर्क साहब। वो कत्ल जो कर रहे हैं उसी की चर्चा कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि बसपा के समय कोई चर्चा नहीं हुई। नहीं, शंकर साहब आपके पास भी कोई शेर हो तो आप भी अर्ज करें। देखिए, हमारे पास शेर यही है कि जो ये इस समय लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है, मेरी मांग है कि तुरंत जो है दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं कि कौन है, लेकिन ये 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अभी तक दोषी नहीं गिरफ्तार हुए हैं। ये बहुत चिंता की बात है। बड़ी बात यह है कि अखिलेश सरकार ने उस आदमी को उस आदमी को मंत्री बनाया जिसपे बहुत सारे अपराध थे। सबसे बड़ी गलती ये हुई, और उस आदमी को जेल मंत्री बनाया, इससे बड़ी गलती। ये गलती सिर्फ सपा सरकार या हर सरकार, हर बीजेपी में भी ऐसा है, बसपा में भी ऐसा है, कांग्रेस में भी ऐसा है। आप तो ऐसा लग रहा है कि लोगों के आगे विकल्प ही नहीं है, वो कहाँ देखे, जहाँ देखे वहीं धुंधला है। इसीलिए बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है वंदना कि चुनाव कानून में इस तरह का सुधार होना चाहिए ताकि इस तरह के लोग जिन पे आरोप लगे हों, या हालांकि तमाम राजनीतिक दल कह देते हैं कि इस पे आरोप लगे हैं, अभी सजा, वो मुजरिम नहीं ठहराया गया, वो मुलजिम है, लेकिन इस पे बहुत आकलन करना होगा, नहीं तो खुद उनका घर जलेगा, वो घर को आग लगेगी घर के चिराग से। तमाम राजनीतिक दल आज इससे आहत भी होंगे और आने वाले दिनों में परेशान। और बिल्कुल ना फजल साहब, ये बड़ा चिंता का विषय है। मुझे लगता है शंकर साहब और रहमान साहब दोनों इस बात से सहमत होंगे कि आप सिर्फ महज एक घर को बर्बाद करें तो ठीक था, आप महज एक घर को बर्बाद करें तो फिर भी ठीक है। आप तो सैकड़ों घरों से जो देश बसा हुआ है, आप तो उसी को बर्बाद करने पर तुल गए। पूरे उत्तर प्रदेश सूबे के आप मुखिया हैं, आप एक फैसला ठीक से नहीं लेंगे, आप कार्रवाई की बात नहीं करेंगे। इलाहाबाद में कुछ होगा तो आप कुछ ऐलान कर देंगे, कहीं कुछ होगा तो आप चले जाएंगे। मुआवजा और मरहम, ये सब काफी है क्या? आपको नहीं लगता शंकर साहब राजनीतिक दल हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा ही सियासत करने लगे हैं? किसी भी मसले को उन्होंने छोड़ा ही नहीं इस काबिल कि वो संवेदनशील हो सके उस पर। देखिए, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी इस समय कोई डिसीजन कर नहीं पा रहे। उनका जो विल पावर है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि वो अकेले मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश में कई मुख्यमंत्री जी हो गए हैं, और जिसके कारण कोई भी डिसीजन ले पाने में उन्हें बड़ी भारी कठिनाई हो रही है। और इसके कारण पूरी तरह से प्रशासन जो है स्वतंत्र है, फ्री है, पूरी तरह से मनमानी हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, भय का वातावरण बना हुआ है, प्रदेश की जनता उदास है और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। मैं समझता हूं कि इस पर जो है मुख्यमंत्री जी को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा निश्चित रूप से इस्तीफा देकर के वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति लागू होंगे नहीं, क्योंकि केंद्र की सरकार बड़ी दबाव में है, ये दोनों दलों के कंधों पर बैठी हुई है, वो कोई डिसीजन ले नहीं सकती है। इस समय यूपीए की सरकार चुप है, कहीं भी किसी प्रदेश में कुछ भी हो जाए तो आपको कर नहीं सकती। तो आप दबाव क्यों नहीं बनाते हैं रमाशंकर जी? आपको दबाव बनाना चाहिए। हम लोग तो दबाव हम लोग बना रहे हैं, कहाँ? लेकिन आपने देखा संसद नहीं चल रही है, सड़क पे नहीं बना रहे हैं, तो कहाँ बना रहे हैं आप दबाव? दूसरी चीज, संसद क्यों नहीं चल रही है? हाँ, कहिए आप कहिए। संसद भी चल रही है। नहीं, मुझे जो कहना था कि इस तरह की चीजों में बहुत जरूरी है कि बहुत सारी चीजों को देखभाल के राजनीति हो रही है, और राजनीति बहुत शिद्दत के साथ हो रही है। अगर इस व्यक्ति का नाम अजीजुल हक नहीं होता है तो शायद आज राजा भैया का इस्तीफा नहीं लिया जाता है, क्योंकि पूरी राजनीति जो है समाजवादी पार्टी की राजनीति, चूंकि मुसलमानों को
खुश करने हैं, इसलिए भी ये कार्रवाई हुई, लेकिन ये कार्रवाई आधी अधूरी है। रहमान साहब, ऐसा ही है क्या? मुसलमानों को खुश करने के लिए ज़ियाउल हक जैसा कह रहे हैं कि अभी फजल इमाम मलिक साहब, तो तुरंत उन्होंने कर दिया। मुसलमानों की खुश करने की, हम मुसलमानों को खुश करने की बात नहीं करते, इंसाफ की बात करते हैं। कोई XYZ कोई भी हो, उसके साथ अगर कोई जुल्म हुआ है, जाती हुई है, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो और फिर फौरन तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपकी बात पे मैं यकीन भी कर लूं तो इमाम बुखारी साहब फिर क्यों पहुंच गए थे? वो हर कहीं पर जब भी ऐसा होता है वो महाराष्ट्र क्यों नहीं पहुंच गए? जैसा कहा कई लोग हैं, वो तो एक इंसान, कई जगह नहीं पहुंचे, वो तो इंसानी फर्ज समझकर। बिल्कुल ठीक कहा वहां उनको। जी कहिए रहमान साहब, इंसानी फर्ज समझकर वो पहुंच गए, आपकी नजर में ऐसा है क्या? नहीं, वो अब ये देखो, आदमी को एहसास तो होता ही है जब किसी जगह कोई इस तरीके से जुल्म जाती हो, तो नहीं किसी आदमी से बर्दाश्त नहीं हो तो चला जाता। हाँ शंकर साहब, आप कहें। हाँ, मैं कह रहा हूं कि और जगह कहीं बुखारी साहब नहीं गए हैं, केवल यहीं गए हैं। यहीं पर इनको संवेदना जागृत हुई। अब ये वो जाने, ठीक है, जाना चाहिए इनको, लेकिन और जगह भी जाना चाहिए। जी ये बात तो रमाशंकर जी सब पे लागू होती है। नहीं बिल्कुल रमाशंकर जी, आपकी पार्टी, रमाशंकर जी ये बात तो सब पे लागू होती है। महाराष्ट्र में आप नहीं गए, महाराष्ट्र में जब एक अधिकारी को जिंदा जलाया गया, कोई नहीं गया, कोई बड़ा नेता नहीं गया आपका, कोई वहां जाना चाहिए। मंजूनाथ जब मारे गए, कोई बड़ा नेता नहीं गया। सत्येंद्र दुबे की जब हत्या हो, किसी ने उस तरह से आवाज नहीं उठाई। नहीं बिल्कुल आवाज। या फिर नरेंद्र की हत्या की गई। रामशंकर जी, इसमें भी क्या राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल अपना नफा नुकसान देखते हैं क्या, कि किसकी हत्या के पीछे और किसकी मौत के पीछे हमारा फायदा और नुकसान होगा, किसको ज्यादा भुनाएं और किसको छोड़ दें? देखिए, जैसा अभी कहा है कि यदि वो डीएसपी जो है मुसलमान नहीं होते जी, तो सपा के सरकार अब तक जो है उनको शायद सस्पेंड भी नहीं करते और वो मंत्री बने रहते जी, उनके वोट लेने के लिए। ये ठीक बात है, सच्चाई है, पूरा प्रदेश जानता है इस प्रकार की बात हो रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कोई भी अधिकारी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ इस प्रकार की घटना होती है, हत्या होती है, तो निश्चित रूप से सारे दल, कोई भी दल हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सब दलों को एक सुर में न्याय की मांग करनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे पुनरावृत्ति इस प्रकार की न घटना की हो। इसके लिए कड़ी से कड़ाई मांग हम लोग सब करते हैं, करना चाहिए। रमाशंकर जी, आप क्यों नहीं गए? आपके पार्टी के लोग क्यों नहीं गए अजीजुल हक के परिवार को सांत्वना? बिल्कुल, और मुझे लगता है ऐसे कई फजल जी, आप जिन लोगों को गए हैं वो गए हैं, वहां पर गए हैं। चलिए, हमने मान लिया, और बहुत अच्छा आपने कहा कि सब लोगों को मिलकर मांग उठानी चाहिए। रहमान साहब, हाँ या ना में कहें, आप भी यही चाहते हैं कि बहुत तरीके से ऐसे मामलों की कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत जल्द कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, विदाउट डिले होनी चाहिए। विदाउट डिले होनी चाहिए, और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी उस वक्त तक आग ठंडी भी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। फजल जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, क्या सरकार करे कि जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाए, ताकि अपनी जो खराब छवि वो कर चुकी है पिछले एक साल में, साल भर अभी पूरा होने वाला है, उसमें कम से कम लोगों को इतना विश्वास तो रह जाए कि अगर इस तरीके की कोई घटना होगी तो अखिलेश या सपा सरकार चुप नहीं बैठेंगे। इस तरह की घटना बहुत दुखद घटना, और इस पर सरकार को बहुत मजबूती से कदम उठाना चाहिए तो, और तुरंत फैसला लेना चाहिए था, लेकिन उसने फैसले में देर ली, और जो फैसला हुआ है वो भी आधा अधूरा है। उसे राजा भैया की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जो लोग मौके पे मौजूद थे जिन्हें सस्पेंड किया गया उन्हें बर्खास्त किया जाए, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस के प्रशासन की एक अपनी जिम्मेदारी होती है। पुलिस का एक अधिकारी मारा जा रहा है, उस पर गोलियां चल रही और वो लोग भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो भगोड़ों के सस्पेंशन से नहीं, सरकार की अटेंशन से बनेगी बात। अगर सरकार ने अटेंशन की इस मुद्रा को नहीं समझा, एक्शन नहीं किया, इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, तो वाकई में कहना में मुश्किल नहीं होगी और कोई गुरेज नहीं होगा मुझे कहने में कि शायद आने वाला भविष्य सपा सरकार का बहुत अच्छा ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इन हालातों को, इस स्थिति को और ज्यादा इसी तरीके से सहन नहीं करना चाहेगी, और देश में कोई नहीं चाहेगा कि इस तरीके की घटनाएं एक बार नहीं बार बार दोहराई जाएं। इसी के साथ न्यूज लाइन में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का जो इस दौरान हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।
मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुका।